हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोग की जो क्लासेस है वो यहाँ पर एक तो चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ना कुछ सोचा जाता है, कुछ होता है, कुछ कोई नहीं हो जाएगा सब कुछ। चलिए आइए, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर आज सोशल साइंस की क्लास को फिर से करेंगे और जहाँ पर हिस्ट्री को जानने के जो रिसोर्सेज के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया था पॉइंट्स आपके साथ, उनके आगे जो चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी सर का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार यहाँ पर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पर नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आपका भी इनरोलमेंट हो जाएगा और आप भी डेली टाइम पर आके क्लास अटेंड कर सकते हैं। डेली शाम को 4 बजे 4 PM पर हम क्लास करते हैं। अभी एक ही क्लास हो रही है, कुछ दिनों में समय के साथ करेंगे, बट ये है कि अभी हम एक क्लास करके आराम से पढ़ते हैं। आज हम जो स्रोत के रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे वो दो प्रकार के होते हैं। इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो कह सकते हैं दो प्रकार के हैं। उन दो प्रकारों में बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं। हम उन्हें डिटेल में जानेंगे, काफ़ी डिटेल में, क्योंकि उनसे उनके जो सब टाइप्स होते हैं उनसे हमें सिंगल सिंगल चीज़ें पूछी जाती है एक एक पॉइंट पे, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो पहला जो स्रोत है या जो रिसोर्स है वो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत एक है, दूसरा जो है वो है साहित्यिक स्रोत। दोनों के बारे में डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं क्या इनमें कहा जा रहा है, ये होता क्या है। हमसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, इनसे आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में है, पुरातात्विक स्रोत एक शब्द है जो सामाजिक और ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में जो चीज़ें सामाजिक और ऐतिहासिक फील्ड के एरिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। इसका अर्थ होता है वह सभी स्रोत, वो सभी रिसोर्स जो ऐतिहासिक या पुरातात्विक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे हम अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ सकें। ये स्रोत, ये रिसोर्स एक ऐसा प्रकार का बड़ा सा भंडार होता है जहाँ पर हमें बहुत सारी समाज से रिलेटेड ऐतिहासिक तरीके से पुरातात्विक ज्ञान जो हमें नहीं पता था, जो हमें नहीं जानकारी थी, उनके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पता चलता है। तो ये ऐसी भूमिकाओं को निभाते हैं जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके काफ़ी रिलेटेड चीज़ें एक के बाद एक पता चलती जाती हैं कि उस समय समाज क्या था, उस समय संस्कृति क्या थी, उस समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्या सरफेस था, क्या सारी चीज़ें थी, वो सारी डिटेल में हम समय के साथ जानने लगते हैं। जब हम उसमें और चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं में देखिए कुछ और चीज़ें, ये कभी कभी हमसे पूछा जाता है, इसकी परिभाषा आ जाती है, मतलब कि आप क्या समझते हो, तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है, तो ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आप इसमें बहुत सारी परिभाषा अपने तौर से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाली लिखिए, बट ये है कि लिखते हैं। अब इनमें कुछ प्रकार भी हैं, वो प्रकार क्या क्या है वो जब हम जानेंगे तो ये हमें और मतलब ईजी लगने लगेगा। पुरातात्विक स्रोत के विभिन्न प्रकार में जो बात की जाती है वो क्या है, कैसे है, तो इनके बारे में हमें समझना रहता है। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है लिखित स्रोत, एक रिटन सोर्स, ठीक है, जो चीज़ें हमें लिखित तौर पर मिली कहते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि पुरातात्विक ग्रंथ, तो ग्रंथ तो आप समझ ही रहे हैं, नॉर्मल तरीके से शास्त्र हैं, लेख है, यात्राएं हैं, आदि शामिल होती हैं। इनमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं और वो सारे के सारे हमारे लिटरेरी सोर्स कहलाते हैं, जहाँ पर जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, उनका एक प्रकार से बयां करते हैं या उनके बारे में बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में पहली एक जो पॉइंट आती है वो है लिखित स्रोत। जितने भी ग्रंथ में हमें बहुत सारे दोहे, बहुत सारी चीज़ें ग्रंथ हैं, आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बस ये है कि आप जिस फील्ड का पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को लेके पढ़ रहे हैं, या कोई शास्त्र है, कोई लेख लिखा हुआ है, कोई यात्रा वृत्तांत है, तो उनमें भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कैसे चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। दूसरा इसमें है स्थलीय स्रोत, स्थल के स्रोत हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्थान रहता है, उससे ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो हम उनको जब देखते हैं तो समझ में आता है। भूमि है, स्थल है, इमारतें हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत सारे पुराने कॉलेज हैं, होटल है, अब ये सारी चीज़ें होती, बहुत सारी रिवर्स हैं। देखिए कभी कभी होता है ना कि जैसे अयोध्या हमारे यहाँ पे है,
मंदिर बन रहा है, चीज़ें हो रही हैं। 22 जनवरी को बहुत भव्य उनका उद्घाटन होगा हमारे राम जी का। तो ये कहते हैं ना कि ये जहाँ जहाँ से वो जाते हुए गए हैं, पार किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसा मतलब एक रामायण के बेस पे देखो, तब मैं बता रही हूँ। तो ये स्थल वगैरह ऐसे बहुत सारी जहाँ पर लड़ाई, जैसे कुरुक्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है महाभारत की लड़ाई झगड़े हुए थे, लड़ाई चीज़ें हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं वो चीज़ें हम ऐसे देखते रहते हैं। तो जो बहुत पुरानी चीज़ें, कोई स्थल बना है, कोई इमारत बनी, कोई मूवमेंट्स बना, कोई चीज़ें हुई थी, उनके जब स्थान पर जाकर वो चीज़ को देखते हैं, पाते हैं, कुछ रहता है, तो वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। कला स्रोत की अगर हम बात कर लेते हैं तो कला का मतलब है कि शिल्प कला, ठीक है, जहाँ पर चित्रकला है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं या बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं रखी गई हैं, या कुछ सेव करके रखा गया है, या अभी भी वहाँ पर बनी हुई हैं, अभी भी एज इट इज़ हैं, या कुछ टूटी फूटी हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा एक स्रोत, एक ऐसा एक इंफॉर्मेशन का सोर्स जहाँ पर हम चित्रकला को देख रहे हैं, मूर्तियों को देख रहे हैं, तो वहाँ से हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, ये उस समय का बना है या इनमें ये चीज़ें हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम चीज़ों को इन्वॉल्व, क्योंकि हमें बात पता है कि जब हम किसी चीज़ को अगर ऐसे ओरली पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा कम रिलायबल लगता है, लेकिन हम उन चीज़ों को जब याद करने के बजाय देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो ये 3 तरीके हैं। चौथा है मौखिक, बहुत सारे किस्से होती हैं, बहुत सारी गाथाएँ हैं, गीत है, इन सारी चीज़ों में जो हम एक जनरेशन बाय जनरेशन सुनते आते हैं, उनमें भी कुछ रिसोर्सेज़ के बारे में चर्चा हुई रहती है, तो वो भी हमें ईज़ी लगने लगता है, ठीक है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ बहुत फेमस हो जाती है तो अक्सर होता है ना, बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसी हुई थी, वैसा हुआ था, उस समय ऐसा था, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में मतलब एक जनरेशन बाय जनरेशन टहलती रहती है। तो ये पुरातात्विक स्रोत ही है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज ये रहते हैं जिनमें हमें जानकारियाँ समय के साथ मिलती रहती हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। आगे बढ़िए, उपस्थिति स्रोत भी होते हैं जैसे पुरातात्विक अवशेष। उपस्थित का मतलब है कि वो चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब है, वस्तु खुदाई से जो वस्तुएं मिली, कभी थाली मिली है, ग्लास मिली है, चम्मच स्पून जो होता है वो मिला है, कॉम वॉम मिली है, खिलौने कुछ मिले हैं, कुछ वो गले में पहनने वाले में माला वाला मिली है, अंगूठी वूठी मिली है। तो ये उपस्थित स्रोत जो मिले हैं उनसे भी बहुत सारी डिटेल हम निकाल लेते हैं, उनसे भी बहुत कुछ हम जोड़ लेते हैं, आसानियाँ होती हैं। पुरातात्विक स्रोत का जब अध्ययन करते हैं तो हमें इतिहास, सांस्कृतिक अंश, समाजशास्त्र, भूगोल, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ हम हिस्ट्री में ही इनकी इन्फॉर्मेशन मतलब जुटा पाते हैं, जी नहीं, हम जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी जो कहानियाँ हैं वो भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और उनकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को एक के बाद जब जोड़ते जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे आपके पुरातात्विक स्रोत के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आप सोच रहे हैं कि मैम क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें, जैसे ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई लिखित बात है, कला भी समझ में आ रही है, मौखिक बात समझ में आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। जब पहली बार कभी टॉपिक देखो तो फंस मत जाओ। बस ये ध्यान रखना है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, ये और इनके कुछ उदाहरण, क्योंकि लिखने को एक सिंगल सी लाइन का स्टेटमेंट आ जाता है। आगे बढ़िए, अब हम जो नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में बात करेंगे वो है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है, आप इनसे क्या समझते हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो होता है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर सोशल की कोई बात पढ़नी, हमें कल्चर की कोई बात पढ़नी, हमें ऐतिहासिक कोई चीज़ें पढ़नी है, तो उनके बारे में काफ़ी अच्छा सोर्स होता है जहाँ से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने ज्ञान को बड़ा कर सकते हैं। इन सभी के माध्यम से हम जो कला हुई है, मतलब मूर्तियाँ बनी, मंदिर बना, पिलर बना, खंबा बना, डिज़ाइन बनी, उनके बारे में खूब पता चलता है। हमें स्थान है, नई नई चीज़ें हैं, समाज की भाषाएं क्या है, साहित्य क्या है, संस्कृति प्रथा वगैरह क्या है, सबके बारे में बहुत डिटेल समझते हैं। और बहुत सारी कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, नाटक हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सबको भी हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। तो जहाँ पर ये साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें डिटेल पता चलता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनमें ये चीज़ें आपको शामिल करनी होगी, और हम इनके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर हम अपनी चीज़ों को और आगे देख पाते हैं, क्योंकि हमें कहानियाँ में बहुत कुछ पता चलता है, हमें नाटक में, हमें ग्रंथ में, हमें धार्मिक चीज़ों में, कविताओं में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो हम इनको रिलेट कर पाते हैं और चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये आपके जितने की बातें हैं सब के सब आपके साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही इवॉल्व होंगे, इसी में आएंगे, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़िए तो और समझ में आएगा। परेशान नहीं है, तो बहुत छोटा ही 2 ही लाइन आपको लिखनी है बस, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आ जाए, कभी कभी आता है।
काव्य और कविताएं क्या होती हैं, ये हमें कैसे हेल्प करती हैं? तो कहते हैं मतलब इसका मतलब ये है कि साहित्य स्रोत में कविताएं और काव्य में हमें बहुत सारी समृद्ध चीज़ें, साहित्यिक परंपराएं, जो रीति रिवाज हैं, जैसे आप लोग देखते हो कि हर घर में शादियाँ फंक्शन होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं ना। किसी के यहाँ कोई सिस्टम होता है, किसी के यहाँ कोई सिस्टम होता है। मतलब हिंदू धर्म में भी आप देखोगे तो सबके यहाँ होने का अलग अलग नियम है। किसी लोग के यहाँ कोई फेस्टिवल, जैसे गोवर्धन पूजा लोग बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट मेरे घर में नहीं होता। तो ये कला है कि हिंदू में भी और भी जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, तो ऐसे बहुत सारी परंपरा उस समय क्या हुई, उस समय क्या नहीं हुई, नई जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन लाया, क्या लाया, उन सब के बारे में हमें सब कुछ पता चलता है। तो ये एक स्रोत है जहाँ पर हम काव्य कविताओं के द्वारा चीज़ों को समझते हैं और उसके अनुभव के हिसाब से अपनी राय को रखते हैं। दूसरा, पोसा और उपन्यास। मतलब क्या है कि साहित्यिक जो उपन्यास है, पोसा है, ये भी प्रकार का मतलब ग्रंथ टाइप का ही होता है, जिसे समाज को चित्रण करने के माध्यम हो सकते हैं कई तरीक़ों से। व्यक्ति, समाज, सांस्कृतिक मुद्दे पर विचार किया जाए, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं और हम उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कई सारी बातों को लोगों तक बताने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ कुछ चित्रण का भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई दो। नेक्स्ट एक है नाटक और नृत्य की बात होती है। अब ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं तो कहते हैं कि नाटक और नृत्य साहित्यिक परंपराओं का ही एक हिस्सा है। जी हाँ, ये भी एक उनके पार्ट्स होते हैं जहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे पहलू होते हैं, जहाँ पर हम नाटक में भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम नाटक होता है तो हम लोग किसी की कला को करते हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, लड़ाई, कारगिल लड़ाई के ऊपर नाटक होता है, बहुत कुछ। नृत्य भी है अलग अलग जगह के हिसाब से, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। धार्मिक ग्रंथ की बात कर लेते हैं तो वेद है, पुराण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, धार्मिक नीति, इन सब के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम इनसे संबंधित, जैसे हमारा बाइबल जिसका है, बाइबल के बारे में बताता है। गीता में हम गीता के उपदेश हैं, कुरान में कुरान की बातें हैं, वेद में 4 वेद होते हैं, पुराण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा जो चक्षु ज्ञान है वो खुलता है और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जीवनी और आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी होती है, उनमें भी हमें बहुत सारी बातें होती हैं। लोग अपनी जीवनी के बारे में लिखते हैं। लोग जहाँ पर घूमने गए रहते हैं या कहीं पे गए हैं, रहे हैं, वहाँ पर क्या अनुभव किया है, क्या नया सीखा है, उनके बेस पे बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, सीखते, फिर उसको लिखते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी तरीके से हेल्प करते हैं और आपको पीछे के टाइम पर क्या हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये सारे के सारे स्रोत हैं, एक प्रकार से एक खुफिया जानकारियाँ या सोर्सेज होते हैं जहाँ पर आपको सारी बातें बताई जाती है और हम पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। कहते हैं, कहा जाता है कि साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन हमें समृद्ध भाषा और साहित्य के माध्यम से विचार करने, मतलब उस बारे में हम सोचें, उसको समझें, अपने बारे में, मतलब हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपनी नॉलेज को बड़ा कर सकते हैं। हम इन्हें जब पढ़ते हैं तो हमें जानकारियाँ मिलती हैं जो जानकारियाँ हमें पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कट में समझ में आई बात? बताइए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। मैं बहुत स्लो स्लो से आपको पढ़ा रही हूँ और ऐसे ही सारा करवाऊँगी क्योंकि समय बहुत है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। बस यही है कि डेली एक क्लास जो 4 PM पर हो रही है, शाम को 4 बजे हम डेली कर रहे हैं और आपको आना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम शालिनी क्लासेस ही है। हर क्लास होने के पहले लिंक दिया जाता है, तो आपको वो टेलीग्राम, अगर कनेक्टेड आप हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके बता रही हूँ। होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो आप कमेंट आउट करिए, देखेंगे क्या आप पूछ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको रिप्लाई भी मिलेगा। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं महसूस करिए, धैर्य रखिए, सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक आया जिनमें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन ये आता है बहुत ज़्यादा कि शिलालेख क्या होता है। शिलालेख के बारे में आपने सुना भी होगा शायद। शिलालेख क्या होता है, शिलालेख किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं? हमसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे इस टॉपिक के ऊपर भी कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे शिलालेख होता क्या है, शिलालेख से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, अपना अपना अभिप्राय दीजिए। ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं। शिलालेख एक ऐतिहासिक स्रोत है जो पुरातात्विक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुरातात्विक चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें खोजा जा रहा है या खोज कर निकाला गया है, जो सांस्कृतिक चीज़ें थी, उनकी पढ़ाई, उनके बारे में जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
शिलान्यासों को संदर्भित करता है जो पत्थर होती हैं, जो शिला है, ठीक है, पत्थर को सुफल भागों से खुदाई करने लेखन के माध्यम से की गई, मतलब पत्थरों पे हम खोद खोद के उस समय के ज़माने में, उस समय के दौरान उसमें लिखा गया है। ये लेख आमतौर पर इतिहास के बारे में बताते हैं, जब जिस राजा ने बनाए उनके बारे में बताते हैं, और जो समाज में उस समय प्रजा राजा का संबंध था, चीज़ें क्या नई आ रही थी, कैसे क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें उसमें गुद कर लिखी गई हैं। तो शिलालेख वही होता है, पत्थर का लेख है जहाँ पर पत्थर, शिला ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर उनके अलग अलग भागों में, अंशों पे, हिस्सों में लेखन का काम किया गया होता है। शिलालेख को विभिन्न समय और स्थान पर बहुत अलग अलग समय के साथ पाया गया है और बहुत अलग अलग स्थानों में पाया गया। ये हर जगह पाया गया, कोई एक जगह ही नहीं, ठीक है, किसी भी एक जगह पाए गए ऐसा बिल्कुल, हर अलग अलग जगह पाए गए। जहाँ पर खुदाई हुई वहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग मिला, क्योंकि हर राजा आए, अपने बारे में लिखे, अपने प्रजा के बारे में, सभी चाहते हैं कि हमारा अच्छे से चीज़ें लिखी जाएँ, तो वो सारी। हाँ, एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि सबकी जो लिखावट लिखी गई है वो लिपियाँ और भाषाएँ अलग अलग है, जो कि कुछ ऐसी है जो पढ़ ली गई है ट्रांसलेट कर, कुछ ऐसी है जो नहीं पढ़ी गई है। तो ये चीज़ें अलग, उसमें अगर अक्सर देखेंगे तो राजा के बारे में, साम्राज्य के बारे में जो आदेश दिए जाते थे, जो आदेश से कोई गवर्नमेंट आती है तो कोई चीज़ पास करती है, कोई बिल पास करती है, वैसे राजा लोग जब प्रजा के ऊपर कोई नया शासन या कुछ भी लगाते थे, तो कोई प्रथा आ गई, कोई घटना कुछ भी घट गई, या कोई विवाद है, कोई भी चीज़ें, कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं, कुछ नया है, अचंभा है, तो वो चीज़ उसमें गुद कर लिखवाया जाता था। वो लोग पत्थर से टक 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 करते हुए, काट काट के, जैसा भी करते थे वो उस समय वहाँ पर लिखा करते थे, और वो चीज़ें रखी रह गई। खुदाई वदाई हुई तो चीज़ें डूबी, लेकिन वो सारी चीज़ें, तो पत्थर थोड़ी गल रहा है, तो वो चीज़ें खुदाई के दौरान मिला, तो उसको पढ़ा गया, ट्रांसलेट किया गया, कुछ पढ़ा गया है, कुछ नहीं पढ़ा गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। बात कर लेते हैं शिलालेख की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली, शिलालेख में अक्सर विभिन्न लिपियां पाई। शिलालेख हर अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर पाए गए, और सभी में बहुत अलग अलग लिपियां पाई गई हैं। कोई ब्राह्मी लिपि में लिखा है, तो खरोष्ठी में लिखा है, कोई नागरी में लिखा है, कोई ग्रीक में लिखा है, कोई सब जगह सब अलग अलग भाषाओं में लिखा है। जिस राजा के लोग जो लिखते थे, उनको जो भाषा प्रचलित थी या जिनका वो यूज़ करते थे, या उनको जो आती थी, वो उसको ही लिखते थे। अब जाहिर सी बात है कि जिसको जो चीज़ आएगी वो उसी में काम करेगा ना। उसके बाद भाषा के बारे में, शिलालेख में बहुत सारी भाषाएं यूज़ होती थी। सांस्कृतिक संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्रकृत भाषा, लैटिन, यूनानी, ये सारी भाषाओं को भी यूज़ करके काम करते थे। तीसरा है संदेश। शिलालेख में साम्राज्य है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, धर्म, राजगा के गुण और इतिहास के बहुत सारे पहलू उसमें होते थे, कि परंपराएं क्या हैं, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें उनमें लिखी रहती थी। तो लोग उनको पढ़ते थे, तो जब कोई नया आया है राज्य में, कोई घूमने आया है, कोई यात्री है, कोई ऐसे घुमंतु है, तो वो पढ़ता था। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कहते हैं, शिलालेख का अध्ययन पुरातात्विक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, अगर हम जब इनको खोज पड़ताल की हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी इनका अहम रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है कि शिलालेख का महत्व क्या है। तो शिलालेख का महत्व जो होता है वो पुरातात्विक चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़कर लोगों को बताने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और बहुत ज़्यादा मदद भी करता है, जहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐतिहासिक स्रोत, शिलालेख में ऐतिहासिक स्रोत में से एक है, जो हमें जो उस काल में जो घटनाएं हुई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, या कोई जो भी चीज़ें नई हुई हैं, शासनकाल कैसा रहा है, परंपराएं क्या रही, उनके बारे में हमें समझने में बहुत मदद करता है, और हमें बहुत सारी जानकारी भी देता है। सांस्कृतिक समृद्धि में कहते हैं, शिलालेख में सांस्कृतिक शैली कला के विरुद्ध रूप का परिचय दिया गया है। जो चीज़ें कुछ नई थी, कोई कला नई बनी, शिल्पकला कुछ नया, तो उनके बारे में भी हमें बताता है और हमें जानकारियाँ दिलाता है। स्थानीय इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें, हमें कोई बढ़िया स्थान है, वहाँ पर कुछ चीज़ें नई हैं जो और जगह पर नहीं पाई गई हैं, या नया बनाया गया, कुछ ऐसी चीज़ें अगर वहाँ पर विशिष्ट है, कुछ अलग है, हट के है, नया है, अचंबा है, तो वो सारी बातें भी उसमें लिखी हुई हैं। तो हम उन्हें पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों को जान पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा और लिपि का अध्ययन। इसमें चीज़ें अच्छी हैं कि शिलालेख में भाषाएं भी बहुत सारी हैं, फिर उन भाषाओं को खोजा गया, लिपियाँ खोजी गई, उनका भी अध्ययन किया गया। तो अगर जब चीज़ें रहती हैं, सामने समस्या है, तब आप सोल्यूशन ढूंढते हो, नहीं समस्या है तो आप सोल्यूशन को कोई क्यों खोजेगा। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी लिपियाँ और बहुत सारी भाषाएं फिर लोगों को आने लगी, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को।
आगे देखिए यहाँ तक नेक्स्ट है राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था। शिलालेख में क्या होता है कि जब हम उनको देखते हैं तो वो जो सरकारी प्रणाली है, कार्यकाज का नियम है, चीज़ें हैं, समाज में जो तरीके हैं, उनको भी समझने में हमें काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हेल्प करता है। फिर हम आसानी से चीज़ों को समझते भी जाते हैं कि क्या हमें शिलालेख क्या आखिर में बताना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जैसे शिलालेख के बारे में जितनी भी बातें बताई पूरी ओवर हो गई। अब एक ये भी एक भोजपत्र भी होता है। ये भी एक प्रकार का ज़रिया है जहाँ पर हम चीज़ों को जान पाते हैं। ये होता क्या है भोजपत्र? तो एक विशेष प्रकार के वृक्ष हैं, भुर्ज की छाल होती है, एक स्पेशल प्लांट होता है, पेड़ होता है, ट्री होता है कहेंगे उसकी छाल पर, जहाँ पर प्राचीन ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे उनकी छालों के ऊपर, जिसको हम भोजपत्र कहते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन के आता है या लिखने को भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होता है ताड़पत्र। ताड़पत्र क्या होता है? ताड़पत्र के बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। देखिए, ताड़पत्र के बारे में कहते हैं कि ये सांस्कृतिक कला में प्रयुक्त शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्तियों का पात्र या लिफाफा। ये पत्तियों का पात्र होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि जो भारतीय कला है, परंपरा है, उनको हम उस पर लिखते हैं। ताड़पत्र एक प्रकार की पत्ती होती है जो कोई सूचना है, भाषा है, शिक्षा है, कला है, साहित्य को संचित रूप से रखने के लिए प्रयुक्त किए थे। इसमें हम उसमें लिख कर उसको रखते हैं। और कभी कभी आगे क्या था कि गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, तो उनका भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयोग करके उनको पाठ है, श्लोक है, ये सब उस पर लिख देते थे। तो वो चीज़ें काफ़ी आसानी से लोग उसको पढ़ते थे। तो ताड़पत्र का यूज़, जैसे केले का पत्ता खाना खाने के लिए यूज़ किया जाता है, आज भी यूज़ होता है साउथ के एरियाज़ में, वैसे ताड़पत्र था लिखने के लिए यूज़ होता था। तो हम इन पे इनकी जो छाल होती थी उस पे हमें सारी चीज़ों को लिखा करते थे। तो इसमें क्या होता था, लोग काफ़ी अच्छे तरीके से विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारी चीज़ें इनसे यूज़ भी होती थी और बहुत सारे सरकारी कामों में भी इनका काफ़ी अच्छे से यूज़ करती थी। साहित्यिक चीज़ें, साहित्यिक स्रोत के रूप में हम इसको लेकर रखते थे, उसमें लिख कर भी रखते थे। तो ये सारे तरीके हुआ करते थे, क्योंकि छाल वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखो, क्योंकि पेपर वगैरह का आविष्कार इतने टाइम पर थोड़ी हो पाया था। तो कहाँ पर लिखते, कहाँ पर करते, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं इनके ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो आपको कल की क्लास में फिर आगे बताऊंगी। समय के साथ सब चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। और आज की क्लास आपकी लंबी क्लास हुई है, धीरे धीरे ऐसे डेली होती रहेगी। टाइम पर आइए, सीखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। उम्मीद है नहीं होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी के सभी लोगों का कमेंट ज़रूर आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।